नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं 4 मिनट 18 मंडल से। मैनपुरी के भारापुर जरारा गांव में 15 से नहीं आई है बिजली। पूरे गांव में फैला पड़ा है अंधेरा। ग्रामीणों ने सपा सांसद डिंपल यादव पर साधा निशाना। आगरा की ताजगंज पुलिस ने 1 लाख की लूट का किया खुलासा। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने जूता कारोबारी से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। देहरादून के आईएसबीटी परिसर में कुत्ते की बेरहमी से की गई हत्या। कुत्ते की मौत पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। युवक ने सुरक्षा कर्मियों पर बदसलूकी करने का आरोप लगा दिया। सुल्तानपुर में बिजली का बिल ना जमा होने के खातिर बिजली विभाग के अधिकारियों ने वृद्ध महिला के खिलाफ एफआईआर कराने की दी धमकी। वृद्धा के सदमे से हुई मौत से मचा हंगामा। आगरा में एतमादौला में हॉस्पिटल के बाहर बड़ी खड़ी बाइक को चोरों ने बनाया निशाना। बाइक चोरी करने का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। हरदोई में रिटायर्ड सीचपाल से 40,000 की टप्पेबाजी। गांव के रहने वाले युवक के नाम चिट्ठी देने की बात कहकर टप्पेबाज ने घटना को दिया अंजाम। घटनास्थल पर पहुंचे सीओ सिटी। मामले की जांच पड़ताल जारी। अमेठी के धोरहरा गांव में एसडीएम के आदेश के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है जवान को न्याय। पीड़ित सेवानिवृत्त सेना के जवान अपने बेटे को साथ लेकर न्याय के चक्कर काट रहे हैं। अंबेडकर नगर में अकबरपुर में एक्सपायरी सैनिटाइजर्स का रैपर बदलने का मामला आया सामने। धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में केस हुआ दर्ज। गोयल स्टेशनरी के खिलाफ दर्ज हुआ केस। गोयल स्टेशनरी पर रैपर मिटाते वीडियो वायरल। मैनपुरी की विछवा पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। मामले की जांच पड़ताल जारी। प्रतापगढ़ कचहरी में सपा विधायक आरके वर्मा के प्रतिनिधि और समर्थकों से हुई मारपीट। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कर रहे थे कचहरी में प्रदर्शन। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं के दातागंज रोड पर पापड़ गांव के पास हो रहे पुलिया निर्माण में तेज रफ्तार से आ रही बाइक आ गिरी। दुर्घटना में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। बड़ापुर पुलिस ने अंतर जनपदीय पशु चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 3 पशु चोरों को गिरफ्तार किया। उन्नाव के औरास में हुए सड़क हादसे में बाराबंकी शहर के चित्रगुप्त नगर कॉलोनी में एक ही परिवार हुआ तबाह। 4 शवों को घर पहुंचते ही मचा कोहरा। इटावा में प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की योजना का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। मामले में विधिक कार्रवाई में जुटी है पुलिस। मिर्जापुर के फुलियारी जंगल में बदमाशों ने वन विभाग के वाचर की धारदार हथियार से की हत्या। हालिया थाना क्षेत्र इलाके में फैली सनसनी। मामले में जांच पड़ताल जारी। बादा में सड़क सुरक्षा माह का किया गया समापन समारोह के दौरान जिले के परिवहन विभाग के साथ साथ जनप्रतिनिधि हुए शामिल। आगरा के ताजगंज में बीती 3 फरवरी को हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। जूता व्यापारी सुरेश चंद्र के साथ हुई थी 1 लाख रुपए की लूट। बरेली में हुआ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर माला डालकर किया स्वागत। मुरादाबाद शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे अखिलेश। बादा में नदी किनारे जंगल में मिला अज्ञात महिला का अधजला शव। हत्या की जताई गई आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल जारी। आगरा पुलिस ने सॉल्वर गैंग के सरगना सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एसएससी जीडी की परीक्षा में किया था फर्जीवाड़ा। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात तमाम खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं और इस बाबतपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सीधे आशा महाविद्यालय पहुंचे और यहां पर आयोजित 2 दिवसीय औषधि विकास और अवसर विषय के राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। और इसलिए फार्मा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी रिसर्च फेलो हैं,
जितने भी इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के साथ साथ इससे जुड़े हुए जो छात्र छात्राएं हैं, उनको भी अपने उज्जवल भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होकर के पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इस क्षेत्र में कार्य करना होगा। वास्तव में भारत ने अपनी ताकत का एहसास जब भी संकट के समय में मानवता रही है तब किया है। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान दुनिया असमंजस में थी, क्या होगा, लेकिन भारत के इस फील्ड में कार्य करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य प्राप्त करते हुए जो कार्य प्रारंभ किया, उसका परिणाम था। याद करिए, जब कोरोना आया था तब पीपी किट भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी, कोई भी इक्विपमेंट भारत के अंदर नहीं बनता था, दवाइयां भी बाहर से मंगानी पड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके भारत की। और वहीं अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे, जहां पर आजम खान के साथ मुरादाबाद के लिए वो रवाना हुए। और आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुरादाबाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में अन्याय चरम पर है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है और अन्याय चरम सीमा पर है। और कई ऐसे मौके हैं, मैं आपको कन्नौज का उदाहरण दे सकता हूं। वहां पर सरकार के डिप्टी सीएम, सीएम के माध्यम से लगातार संपर्क रहा। वहां पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे। एक हत्या हुई, उसके बाद मैंने जिलाधिकारियों को कहा कि अगर हत्या हुई है उसके दोषी आप लोग हैं, प्रशासन है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर प्रशासन सही समय पर न्याय दे दे तो घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड पर यह बड़ी खबर। अंकित हत्याकांड पर पुलकित आर्य की संपत्ति कुर्क की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर है। अंकिता हत्याकांड को लेकर गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की जाएगी। 2 करोड़ 83 लाख की यह संपत्ति है और पुलिस ने डीएम को इसकी पूरी रिपोर्ट भेज दी है इस पूरे मामले की। तो हरिद्वार और पौड़ी जिले में यह संपत्ति है जिसको कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं। अंकिता हत्याकांड जिसको लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुलकित आर्य जो कि इसमें दोषी ठहराए गए हैं, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आयोग को निर्देशित किए गए थे कि जो इनकी चलाचल संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा हासिल करें। और लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्य है उनकी 1 करोड़ 75 लाख की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। और उसके अलावा पौड़ी में जो यमकेश्वर क्षेत्र में जो इनका ज़मीन है उसकी भी जो एक एस्टिमेट लैंड की तैयार की गई थी, वो लगभग 1 करोड़ 6 लाख के ऊपर है। तो ये लगभग 2.25 करोड़ की संपत्ति का संबंधित जो जिला। जानकारी के साथ संवाददाता अजित काम्बोज जिस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। अजित, अंकिता हत्याकांड में बड़ी अपडेट ये सामने आई है। जो आरोपी हैं पुलकित आर्य, उनकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? जिन प्रकार से अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार गंभीरता से काम करने की बात कर रही है और लगातार जांच इसमें जारी है। अब इसी कड़ी में एसएसपी पौड़ी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से डीएम हरिद्वार और डीएम पौड़ी को संपत्ति कुर्क करने के लिए कागज यहाँ पर भेजे गए हैं, दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं कि पुलकित आर्य के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाकर पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में इस तरह के मामलों में जो भी अवैध संपत्ति पुलकित आर्य की तरफ से अर्जित की गई है उसको कुर्क करने की अनुमति दी जाए, जिसके बाद पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। तो इसमें एसएसपी पौड़ी जो
पत्रिका 24 में साफ तौर पर कहना है कि 1 करोड़ 75 लाख के करीब की संपत्ति हरिद्वार में है और इसी तरह की 1 करोड़ 6 लाख के लगभग की संपत्ति पौड़ी में है। पुलकित आर्या जो मुख्य आरोपी है अंकिता हत्याकांड का, तो उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए दोनों ही डीएम को यहाँ पर पत्र भेजा गया है पुलिस की तरफ से। जल्द ही इस पर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी ठीक है, चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं लखनऊ के कालका बिंदादीन जी की ड्योंडी पर पंडित बिरजू महाराज का जन्मदिन 4 फरवरी को लखनऊ के प्रमुख कलाकारों गुरु शिष्य परंपरा में सीख रहे कई शिष्यों की ओर से बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कलाकारों ने मिलकर महाराज को नमन करते हुए विशेष टुकड़े और परन तिहाइयां भाव प्रदर्शन में कई ठुमरियां भी प्रस्तुत की हैं। और वहीं भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज में आयोजित वार्षिक उत्सव में पहुंचे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जहां पर अमेरिका, चाइना सहित कई देशों का आर्थिक संतुलन डगमगा गया, वहीं केवल भारत ही लगातार विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। सांसद ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इस बजट में लघु उद्योग और स्किल, महिलाओं, नौजवानों और खेतों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। दुर्भाग्य है जो प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं वो भी तर्क का कुतर्क कर रहे हैं। कुतर्क किया जा सकता है, वो तर्क का कुतर्क कर रहे हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जहां पर हम बैठे हैं इस समय, आपका इंटरव्यू हमसे ले रहे हैं, इसी धरती पर थोड़ी दूरी पर पैदा हुए थे, सूकर क्षेत्र में। और ताड़न जो शब्द है हमारे गोंडा का है, हमारे सूकर क्षेत्र का है। ताड़न का मतलब वाच रखना, जैसे कहते ताड़े रहो मतलब वाच रखे रहो, ये मेरे यहाँ का शब्द है, ये अवधि है, गोंडा का शब्द है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, वाच रखने के अधिकारी है, देख रेख रखने के अधिकारी है। ये गोंडा का शब्द है ताड़न। ताड़न का मतलब पीटना नहीं है, ताड़न का मतलब मारना नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इनको वाच रखना है, इनको देखना है, इनको संभाल करके रखना चाहिए। और वहीं केंद्रीय विधिक न्याय मंत्री किरेन रिजिजू वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने मलधैया गांधी अध्ययन पीठ में प्रबुद्धजनों के साथ बजट पर चर्चा की है। बजट पर चर्चा में व्यापारी, डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षक, किसान सहित समाज के कई प्रबुद्ध लोग भी शामिल हुए। हमारे भारत देश का बजट 45 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर का खाता लोगों के सामने में रखेंगे। 55 US बिलियन डॉलर 550। और ये बुंदेलखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू कर दी है। बुंदेलखंड के जालौन में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मोदी सरकार में केंद्रीय सूक्ष्म और उद्यम मध्यम मंत्री भानु प्रताप वर्मा और यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी शिरकत की है। वहां भी लोगों ने, जो कंपनियां आई थी, जो उद्योग बंधु आए थे, उन्होंने भी अपना पैसा इन्वेस्ट झांसी में किया। क्योंकि मैं एमएसएमई मंत्रालय का मंत्री हूं और विशेष रूप से हमारी जो एमएसएमई में जो यूनिटें हैं। और वहीं लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में बदायूं के लगभग 100 उद्यमी प्रतिभाग करेंगे, जिसके लिए जिले के उद्यमियों की ओर से करीब 3,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्राप्त हो चुका है। बदायूं में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर जिले में स्कूली बच्चों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। ये कार्यक्रम जो 10, 11 और 12 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो लखनऊ में होने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इनका उद्घाटन इस कार्यक्रम का किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जो इन्वेस्टमेंट्स होने हैं और रोजगार परक और इन्वेस्टमेंट परक जो योजनाएं ऑलरेडी चल रही हैं, इससे युवाओं को सीधे जोड़ने के लिए, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट से और इन्वेस्टमेंट से और रोजगार से जुड़ा मामला है, इनको युवाओं को सीधे जोड़ने के लिए, युवाओं को इसकी जानकारी देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक अभियान के तौर पर प्रदेश के
और वही जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन का धरना आज 8वें दिन भी लगातार जारी रहा। आज 8वें दिन भारी संख्या में किसान और समर्थन देने वाले नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। हमें सब अहम लगे जब जाए एक दूसरे के खिलाफ आवे, विपक्ष वाले आवे तो सरकार भी आवे, इन्हीं से हलचल हो कुछ ज्यादा। आज उनकी भी हलचल हुई तो प्रशासन की भी हलचल हुई। आज आए प्रशासन से भी बातचीत हुई, जो मामले हैं वे मामले उन्होंने पूछे, कंपनसेशन वालों के भी नाम लिए, गन्ना भुगतान की भी उन्होंने बातचीत करी। ये सारी चीजें हुई उनसे बातचीत। वे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं बूझ रहे हैं। और वही समाजवादी पार्टी से एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर घमासान जारी है। साधु संतों के अलावा कई राजनीतिक दल अब उनके विरोध करने पर उतारू हो चुके हैं। इसके बीच आज राजधानी लखनऊ में अंबेडकर पार्क पर दलित संगठनों के कई कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद के समर्थन में प्रदर्शन भी किया है। और वहीं गोरखपुर में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धार्मिक राजनीतिक पर जमकर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस देश की व्यवस्था को ठीक करने, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने की बात उन्होंने कही है। सरकार को फैसला लेना चाहिए, सभी पार्टियों को रामचरितमानस के दोहे पे नहीं, इस बिंदु पे चर्चा करना चाहिए कि जो गांव के गांव कनेक्शन कट रहे हैं, ये घरेलू बिजली के बिल न दे पा रहे हैं, ये भी डिफॉल्टर हैं, तो इनका भी घरेलू बिजली बिल न देने वालों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। जो किसान देश में लोन लिया है खेती करने के लिए, पूरा देश का अन्न पैदा करके देश के लोगों का पेट भरता है, ऐसे लोगों जो कर्जा नहीं दे रहे हैं, ऐसे किसानों के कर्जे माफ के लिए लोगों को चर्चा करना चाहिए। तो बिना मतलब का चर्चा, रामचरितमानस की चौपाई भूल गए कि देश संविधान से चल रहा है। देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान में कहीं एक लाइन भी इसका जिक्र नहीं है। क्यों? ये सत्ता से बौखलाए हुए लोग हैं। सत्ता न पाने की वजह से सत्ता हाथ से निकल गई है, इस नाते ये लोग बिना वजह चिल्ला रहे हैं कि सत्ता पा जाएं। हमको तो नहीं लगता है कि इनको सत्ता मिले। जितना ही चिल्ला रहे हैं उतना इनको इनके खिलाफ। तो देखे समाजवादी पार्टी के दर्जनों विधायक ओपन बगावत में उतर गए हैं उन्हीं की पार्टी के। तो ये तो लक्षण है कि उनको विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। और वहीं यूपी के G20 समिट की यादगार बनाने में यूपी जुटा हुआ है। ताजनगरी में 10, 11 और 12 फरवरी को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शहर के कोने कोने को चमकाया जा रहा है और इसी कड़ी में आगरा के प्रमुख चौराहे में से एक चौराहे का नाम बदल दिया गया है। G20 के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा एडीए के द्वारा सभी विभागों के साथ समन्वय करके फसाड इम्प्रूवमेंट का काम सभी रस्तों पे किया जा रहा है, जिसमें लोगों को मोटिवेट करके उनसे पार्टिसिपेशन लेते हुए एक रूपता सड़क को दी गई है, जिसमें दोनों तरफ सेम रंग की दुकानें और बोर्ड जो है सामान रूप में लगवाए गए हैं। इसी के साथ जो हमारा आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट है, वहाँ पे देश विदेश से जो नवीन तरीके की चीजें हैं जिसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं वो किया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉर्नर भी डेवलप किया है G20 के लिए, जिसमें G20 का लोगो लगाया है। साथ ही जो आई लव आगरा है हमारा सेल्फी पॉइंट, उसको रिवैम्प तरीके से हमने यहाँ लगाया है। इसी के साथ जो अम्ब्रेला का कंसेप्ट है वो हमने पूरे स्ट्रीट में लगाया और वॉल पेंटिंग हमारे द्वारा की जा रही है। इसी के साथ जो शिल्पग्राम वाला रूट है जो पूरा एडीए के द्वारा डेवलप मेंटेन किया जाता है, उसमें भी जगह जगह पर सुंदरता ड्राइंग, फसाड लाइटिंग और इसी के साथ साथ वॉल पेंटिंग का काम किया जा रहा है। और जगह जगह पे छोटे छोटे सेल्फी पॉइंट भी डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले लोगों को, चाहे वो डेलीगेट्स हो चाहे हमारे टूरिस्ट हो, उनको एक नवीन एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करना। और वे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने पत्रकार वार्ता कर भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के नाम सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। बॉबी पवार का कहना है कि बेरोजगार संघ ने समय समय पर सरकार को भर्ती परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी दी है, जिसके बाद अब जांच होना यह शुरू हुई है। अब मैं कहना चाहता हूं कि अखबारों में तो क्या चलता रहता है, और जो 380 क्वेश्चनों की बात है, वो प्रश्न बैंक भी ऐसे ही थे जैसे यहां पर जेई के प्रश्न बैंक रखे हुए हैं, पर जेई में हमें पता लग गया कि कौन से पेपर में कौन सा था।
पर पटवारी में उन 380 प्रश्नों का अभी तक पता नहीं है वो प्रश्न कौन से था। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दबाव आयोग को जरूर आया होगा कि सबके नाम खोल दिए जाएंगे यदि हमारे पैसे डूबे। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे के अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब 7 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर रेलवे, वन विभाग और राजस्व विभाग की भूमि का सर्वे भी किया जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से प्रशासन, रेलवे और वन विभाग अधिकारी इसका सर्वे कर रहे हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय में केस गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय का अपने ऑर्डर में ये उल्लेख किया गया है कि ये रेलवे की लैंड है या स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है। इसको जानने के लिए, इसमें स्पष्टता लाने के लिए डीजीपीएस सर्वे से, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से जो है सर्वेक्षण का काम किया गया था। और सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। सर्वेक्षण के कार्य के लिए रेलवे के और फॉरेस्ट के कुछ अभिलेखों की आवश्यकता है। वो अभिलेख, उनसे पत्राचार किया गया है कि वो अपने अभिलेख उपलब्ध करा दें। जैसे वो अपने अभिलेख उपलब्ध कराते हैं तो ये सर्वेक्षण पूरा करके जो भी रिपोर्ट आएगी उसको अलग तरीके से क्या किया गया, कुछ मशीन से किया गया। देखिए, इसके पहले जो परंपरागत सर्वे किया जाता था वो कंपास पद्धति से किया जाता था। कंपास रखते थे, फिर उसके बाद से दूरी नापा जाता था, मैप के हिसाब से फिक्स पॉइंट लिए जाते थे। डीजीपीएस तकनीक में क्या होता है कि अलग अलग जगहों के नक्शे पे जो फिक्स पॉइंट होते हैं, यानी जो पहले 1959 में जो फिक्स पॉइंट, जो आकृति, संरचना, रोड 1959 से पहले रही, आज भी वो है, उसका जीपीएस लोकेशन लिया जाता है और उस जीपीएस लोकेशन को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पर रख करके उसको वर्तमान नक्शों से मिलान किया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।